Hello and good afternoon, everyone. I am Shikha Agarwal. Today I will explain ancient literature. This is the first class of my channel. First of all, we will build up our foundation. If you will study the previous year question of UGC NET examination English literature, you will find out that 2 or 3 questions are regularly asked in the examination from ancient literature. So guys, 2 or 3 question means our 4 or 6 marks. So today I will explain each and every writer according to the examination point of view. ओके, एंशियंट लिटरेचर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो राइटर्स दे दिया जाएगा एग्जामिनेशन में, उनके वर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन बनते हैं और मैच द कॉलम्स के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट राइटर Aeschylus. Okay, let's start from Aeschylus. Okay, Aeschylus was the ancient Greek tragedian. ये कौन थे? एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडियन थे। He is the first whose plays still survive. और ये पहले ऐसे एंशियंट ग्रीक राइटर थे जिनका प्लेस अभी तक सर्वाइव कर रहा है, और दूसरे सोफोक्लिस और यूरिपिडस थे। ठीक है, इनको द फादर ऑफ ट्रेजेडी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ट्रेजेडी लिखने की शुरुआत की, ट्रेजेडी को ऊपर उठाया। कैसे? टू इंट्रोड्यूस द सेकेंड एक्टर। और सबसे पहले हम समझेंगे सेकेंड एक्टर क्या होता है। जब एस्चुलस का परफॉर्मेंस होता था फेस्टिवल ऑफ डायनोसिया में, फेस्टिवल ऑफ डायनोसिया एथेंस में एक रिलीजियस फेस्टिवल था जहां पे स्टेज बनाए जाते थे, और जो उस टाइम के राइटर हैं वो अपना परफॉर्मेंस वहां पे परफॉर्म करवाते थे। ठीक है, तो कोरस होता था उस टाइम में, उस स्टेज पे 12 लोगों का ग्रुप होता था, मेंबर होते थे, वो लोग स्टोरी को नारेट करते थे, स्टोरी पे कमेंट पास करते थे, स्टोरी में मॉरल लेसन्स को हाईलाइट करते थे, और एक एक्टर होता था जो उसके स्टोरी टेलिंग को हैंड एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट, बॉडी लैंग्वेज से ऑडियंस को अट्रैक्ट करता था टू एक्सचेंज डिफरेंट मास्क। ओके, तो जब एस्चुलस आए तो उन्होंने सेकेंड एक्टर को इंट्रोड्यूस किया। अब हमारे पास 12 मेंबर्स का ग्रुप जिसकी एक आइडेंटिटी हुई, कोरस, और फर्स्ट एक्टर एंड सेकेंड एक्टर। अब यहाँ पे स्टेज पे फर्स्ट एक्टर और सेकेंड एक्टर आपस में डायलॉग एक्सचेंज करते थे। ओके, ये दोनों एक्टर अपने आप में डायलॉग एक्सचेंज करते थे, और कोरस बैकग्राउंड तैयार करता था, जैसे म्यूजिक देने का, डांस करके, कमेंट पास करके और अदर एक्टिविटीज करके ऑडियंस को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, कंट्रोल नहीं बोलेंगे, अटेंशन लेने के लिए। ओके, According to Aristotle, he extended the number of characters in the plays to allow conflict among them, where character previously had interacted along with the chorus. तो सेकेंड एक्टर इंट्रोड्यूस किया था, ये बात हमें कौन बताए थे? एरिस्टोटल से ये बात हमें पता चलती है। इनकी जो इन्होंने 70 to 90 प्लेज लिखे थे, जिसमें 7 प्लेज सर्वाइव्ड हैं, और 7 प्लेज जो सर्वाइव्ड हैं उसी 7 प्लेज में हमारा ट्रिलॉजी भी आता है। सब आप सोच सकते हैं एस्चुलस ने 70 to 90 प्लेज लिखे तो इन्होंने कितनी सारी ट्रिलॉजी भी लिखी होगी। अब समझते हैं कि ट्रिलॉजी क्या होता है। ट्रिलॉजी एक थीम होता है, उस थीम के बेसिस पे सीरियल वॉइस 3 बुक आते हैं। जैसे कि इन्होंने ऑडिस्ट्रिया ट्रिलॉजी लिखा है, ये हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। इस ट्रिलॉजी में हमारा 3 बुक आता है। पहला बुक है एग्जीमेनॉन, आप एग्जीमेनॉन पे मूवी भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। द लिबरेशन बैरियर, द यूरीमेंडस। ओके, ये 3 बुक जो है आपका आता है और ऑडिस्ट्रिया ट्रिलॉजी में ये 3 बुक। ठीक है, इनके 7 बुक्स का नाम है द पर्शियन, 7 अगेंस्ट थेबस, द सप्लियंस। ठीक है, और ऑडिस्ट्रिया ट्रिलॉजी में 3 बुक आ गए। अब एक और बुक जो सबसे अर्ली बुक बोला जाता है एस्चुलस का, वो है प्रोमेथियस बाउंड। कुछ इंग्लिश हिस्टोरियन का कहना है कि ये प्रोमेथियस बाउंड एस्चुलस ने लिखा था, और कुछ का कहना है कि यूरिपिडस ने लिखा था। तो इस पे एक कॉन्ट्रडिक्शन है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि एस्चुलस और यूफोरियन दोनों ने मिलकर लिखा था। और इसकी हाईलाइट पॉइंट्स को मैं 30 सेकंड में आपका रिवीजन करवाती हूँ, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, एस्चुलस क्या था? एस्चुलस ने सेकेंड एक्टर इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, सेकेंड एक्टर को इंट्रोड्यूस किया एस्चुलस ने। द पर्शियन इनका ओल्डेस्ट सर्वाइविंग प्ले था। ठीक है, ऑडिस्ट्रिया ट्रिलॉजी इनका एक सिंगल ट्रिलॉजी है, और इन्होंने ट्रेजेडी को स्ट्रक्चर और सीरियसनेस प्रोवाइड किया। ठीक है, यहाँ से हमारा एस्चुलस पूरा फिनिश है। इससे ज्यादा क्वेश्चन एस्चुलस से आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, और ऑडिस्ट्रिया ट्रिलॉजी पर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम लोग इसकी स्टोरी को समझेंगे। नेक्स्ट हमारे राइटर आते हैं सोफोक्लिस। अब सोफोक्लिस क्यों पॉपुलर है? क्योंकि इन्होंने अब स्टेज पे एस्चुलस को फॉलो करते हुए थर्ड एक्टर को इंट्रोड्यूस किया। थर्ड एक्टर को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ओके, एस्चुलस इज वन ऑफ द एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियन
ये ग्रीक ट्रेजेडियन थे whose plays are survived, जिनकी प्लेस को हम अभी तक हमारे पास है। इन्होंने कहा जाता है कि 123 प्लेस इन्होंने लिखा था, लेकिन इनकी सर्वाइविंग प्लेस ओनली 7 है। इनकी सर्वाइविंग प्लेस ओनली 7 है और इनके प्लेस को थीवन प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। इनके थीवन प्लेस में कौन कौन से प्लेस आते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। Oedipus the king, also called Oedipus by the Latin title Oedipus Rex, ठीक है। ऑडिपस द किंग को ऑडिपस रेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑडिपस रेक्स काफी इंपॉर्टेंट बुक है, इसके एनिमेटेड वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि माँ के साथ ही बेटे की शादी हो जाती है और इसकी भविष्यवाणी पहले ही एक ज्योतिषी ने कर रखा है। राजा को बताता है कि आपका बेटा ही अपनी माँ से शादी करेगा, तो इस थीम पर ये बेस्ड है। फिर माँ को पता चलता है तो वो आत्महत्या कर लेती है और बेटा भी अपना दोनों आईज को निकाल के आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे यूरिपिडस, ठीक है। यूरिपिडस को हम समझेंगे। यूरिपिडस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लासिकल ट्रेजेडियन ऑफ एथेंस माने जाते हैं। यूरिपिडस वाज द ट्रेजेडियन ऑफ क्लासिकल एथेंस। एथेंस जो जगह है वो कहाँ है, ग्रीक में है। ये जगह आपको ग्रीक में मिलेगी, ठीक है। यहीं पे फेस्टिवल ऑफ डायनोसिया भी होता था और इन्होंने 92 प्लेज लिखे हैं और 18 to 90 प्लेज इनके सर्वाइव्ड हैं। इनके बारे में मैं बोल सकती हूँ कि ग्रीक के ये एक सिंगल राइटर हैं जिनकी सबसे ज्यादा बुक सर्वाइव्ड है गाइज, और इन्होंने साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग विमेन के लिए इनको जाना जाता है। ये अभी तक क्या था कि एस्चुलस और सोफोक्लिस जो हैं वो लोग राजा महाराजा देवी देवताओं के बारे में, जो फेमस पर्सन है उनके बारे में लिखना पसंद करते थे, लेकिन यूरिपिडस जो है ये प्रैक्टिकल चीजों पर लिखते थे, आसपास की चीजों पे लिखना ये पसंद करते थे। तो इन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में, स्ट्रॉन्ग विमेन के बारे में, और गाइस सबसे ज्यादा चीज मैं इनके बारे में बताऊंगी कि डुएक्स एक्स मसीना, जो कि हम लोग ड्रामा में पढ़ते हैं। ड्यूक्स एक्स मसीना क्या होता है? ड्यूक्स एक्स मसीना ये होता है कि आपके स्टेज पे, आपके ड्रामा में बहुत सारी प्रॉब्लम है और एक गॉडली फिगर सडनली आते हैं और सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर देते हैं। तो ड्यूक्स एक्स मसीना इसी चीज को बोला जाता है और इनसे ही इस थीम को सबसे पहले लाने वाले यूरिपिडस थे। और इस थीम को आप इनकी बुक इलेक्ट्रा में देख सकते हैं। इस पे भी एक मूवी बनी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ड्यूक्स एक्स मसीना के यूज के लिए यूरिपिडस को जाना जाता है गाइस। और इनका नेक्स्ट पॉइंट है इन द और इसको काफी ट्रेजिक पोएट्स बोलते हैं, काफी दुख भरी कहानियां ये लिखते थे। और तो कोई चीज इसमें फेमस नहीं है। इनके बुक्स को आप गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन के जो क्वेश्चन आए, मैच द कॉलम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो उस पर आप आंसर दे सकें, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, द ट्रोजन वीमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी मूवी है, हेलेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एस्टस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट बुक के नाम है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सॉक्रेट्स। सॉक्रेट्स से आई थिंक सारे लोग इंट्रोड्यूस होंगे बिकॉज ही इज द टीचर ऑफ प्लेटो एंड प्लेटो इज द टीचर ऑफ एरिस्टोटल, ओके। सॉक्रेट्स के बारे में इन्होंने कोई भी राइटिंग नहीं लिखी है, इनकी कोई बुक नहीं है। अगर इनके बुक के बारे में जानना है तो आपको प्लेटो की बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। प्लेटो की बुक्स पढ़ के ही आप इनके बुक्स के बारे में जान सकते हैं। एरिस्टोफेंस बुक जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको सॉक्रेट्स के बारे में जानने को मिलेगा। लेकिन सॉक्रेट्स को हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इन्होंने यूथ में एक आइडियोलॉजी को क्रिएट किया। ग्रीक लिटरेचर के एज में इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड का मेन पार्ट थे ये। ड्रामा और क्रिटिसिज्म की सोच पर इम्पैक्ट डाला इन्होंने। सॉक्रेट्स का एक मेथड है क्वेश्चन आंसर मेथड, ठीक है। सॉक्रेटिक मेथड में क्या होता है कि क्वेश्चन करके आंसर देते हैं और उससे ट्रूथ को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रूथ का हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है। और ये ग्रीक फिलोसफर थे, वेस्टर्न फिलोसफी के फाउंडर थे, ठीक है। और ज्यादा कुछ इसके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, एग्जाम रेडी पॉइंट्स में मैं इतना ही बताऊंगी। एक दो पॉइंट और है। सॉक्रेट ऑल्सो मेड इंपॉर्टेंट एंड लास्टिंग कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एपिथेमोलॉजी, ओके। टू अंडरस्टैंड सॉक्रेट्स वन मस्ट टर्न प्राइमरली टू वर्क्स ऑफ प्लेटो। वही बात बोला जा रहा है, डायलॉग आर द थॉट्स, ये वही है। हिज कॉमेडी, ये सारा बस आपकी रीडिंग के लिए। मेन जानने वाली चीज है कि सॉक्रेट्स ने क्या किया। इनको एग्जाइल में भेज दिया गया था क्योंकि ये यूथ के अंदर आइडियोलॉजी क्रिएट कर रहे थे, उनकी अपनी सोच को क्रिएट कर रहे थे। और आप जानते हैं किंग के लिए ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है कि उनकी जनता उनसे सवाल करने लगे। आवर नेक्स्ट राइटर इज ओविड। ओविड इज अ रोमन पोएट, ये रोम के पोएट थे और ऑगस्टस सीजर के रीजन में लिख रहे थे। ओविड जो है वो वर्जिल
और हॉरेस को फॉलो करते थे। ठीक है, रोम के पोएट थे, ऑगस्टस सीजर के रीजन में लिख रहे थे। और ऑगस्टस सीजर का जो एरिया है वो रोम का गोल्डन एज माना जाता है, क्योंकि इस टाइम में लिटरेचर काफी फ्लरिश कर रहा था और पॉलिटिकल रीजन से, सोशल रीजन से एंड डेवलपमेंट काफी स्मूथली रन कर रहा था। तो हम लोग रोमन एज को ऑगस्टस सीजर का सबसे गोल्डन एज बोला जाता है। ठीक है, इनका फेमस बुक है मेटामॉर्फोसिस, जो कि 8 एडी में लिखा गया था। और ये मेटामॉर्फोसिस आइडेंटिफिकेशन में यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। ये 15 बुक्स का कलेक्शन है। ठीक है, जो कि इपिक कलेक्शन, इपिक बुक बोला जाता है इसको। कलेक्शन फॉर लव पोइट्री इन एलिजिक कपलेट। ओके, एलिजिक कपलेट में ये लिखा गया है। द मेटामॉर्फोसिस remain one of the most important source of classical mythology. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, he was the first Roman poet to begin his career during the age of Augustus. ये मैंने पहले ही बता चुका है आपको। द फेस्टी, इनकी एक बुक है द फेस्टी बुक ऑफ डेज, इज अ 6 बुक जो कि लैटिन पोयम की है। रिमेन इनकम्प्लीट विथ कैलेंडर स्ट्रक्चर, इनकी 6 बुक है जो लैटिन में लिखी गई, द फेस्टी, जो कि इनकम्प्लीट है। ठीक है, उसके बाद आता है टेरिस्टिया इपिस्टोलस, ये रोमन लैंग्वेज में लिखी गई है। आर 2 कलेक्शन ऑफ एलिजी इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेनिंग लेटर्स फ्रॉम हिज एग्जाइल। जब ओविड को ऑगस्टस सीजर ने एग्जाइल में भेज दिया था, तब उन्होंने बुक लिखी थी टेरिस्टिया, जो कि एलिजी है और कंप्लेनिंग लेटर के फॉर्म में लिखी गई है। हिज शॉर्ट बुक इंक्लूड एमोरियस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका थीम है कोर फॉर लव। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ओविड जो है ऐसे पोएट थे। ओविड से पहले जो भी पोएट्स आए वो सीरियस थे, काफी एपिक्स फॉर्म में लिखते थे, राजा महाराजाओं के बारे में लिखते थे। लेकिन जब ओविड आए, इन्होंने काफी मजाकिया फॉर्म में लिखा, इन्होंने लव्स के फॉर्म में लिखा, नेचर के फॉर्म में लिखा, मिथ्स को आइडेंटिफाई किया। तो ये इसलिए हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी बुक मेटामॉर्फोसिस जो है उस टाइम के सोसाइटी को दिखाती है, उस टाइम के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ही रोट लॉस्ट ट्रेजेडी मेडिया, जो कि लॉस्ट हो चुकी है, इसका रिकॉर्ड हमें मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द हीरोइडस और हीरोइन। हीरोइडस को हम लोग हीरोइन बोलते हैं, और एपिस्टुलस हीरोडिनम, ये रोमन वर्ड्स है, प्रोनाउंसिएशन में मुझे थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही है। कलेक्शन 21 पोएम्स एलिजिक कपलेट में लिखा गया है। ठीक है, टेरिस्टिया का क्या थीम है, सोरो, सैडनेस, कंसिस्ट ऑफ 5 बुक्स। टेरिस्टिया जो है 5 बुक्स का कलेक्शन है जिसका थीम है सोरो। ठीक है, रिटन इन द ओविड एक्साइल इन थोम्स, क्या लिखा गया, थोम्स। जब ओविड अपने एग्जाइल में थे तब उन्होंने यह बुक लिखा था। ठीक है, जो कि टेरिस्टिया सोरो को दर्शाता है, और ये 5 बुक्स का कलेक्शन, ये आइडेंटिफिकेशन में यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, टेरिस्टिया बुक किसने लिखा है। ठीक है, उसके बाद और ये लास्ट पॉइंट है हमारा ओविड के बारे में। ऑगस्टस सीजर बैनिश ओविड टू एन आइसोलेशन आइसलैंड एंड ही डाइड इन एग्जाइल, और जब इसको एग्जाइल में भेज दिया गया था तो वो वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स जो मेटामॉर्फोसिस के बारे में दिया हुआ है। इट इज अ नारेटिव पोएम बिगिनिंग विद द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड एंड्स इन ओविड टाइम। ठीक है, ये एक नारेटिव पोएम है जो कि वर्ल्ड के क्रिएशन के बारे में बताता है, और ओविड के टाइम में वर्ल्ड की कैसे क्रिएशन हुई है, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, उनकी क्या सोसाइटी थी, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ एडवेंचर ऑफ लव अफेयर्स ऑफ हीरोज। ठीक है, ये इसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि लव अफेयर्स ऑफ हीरोज के बारे में बताता है, एडवेंचर्स के बारे में बताता है। मोर देन 20 टेल्स आर टेकन फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन मैथोलॉजी। कितना टेल, 200 टेल्स ग्रीक और रोमन मैथोलॉजी से ली गई है। एंड दीज वेयर द ग्रेटर सोर्स ऑफ मैथोलॉजी फॉर रेनेसास राइटर। जब हम आगे ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो रेनेसास राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो रेनेसास के राइटर ने मेटामॉर्फोसिस को अपना बेस बुक बनाया है, और कैसे अलग अलग बुक में इसका थीम को कॉपी किया गया है वो भी हम समझेंगे। नेक्स्ट हमारे राइटर हैं पिंडार। ठीक है, पिंडार हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पिंडार हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ओड लिखा है, ओड ओड को लिखा है, पिंडारिक ओड, जो कि यूजीसी नेट में क्वेश्चन भी आती है, पिंडारिक ओड क्या होता है। ठीक है, और हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। पिंडारिक ओड वाज पिंडार वाज एन एंशिएंट ग्रीक लिरिक पोएट ऑफ थेबस। ठीक है, थेबस एक जगह है ग्रीस में। ही वाज द फर्स्ट ग्रीक पोएट
टू रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ पोइट्री एंड ऑन द पोइट्स रोल, ठीक है। His poetry illustrate the benefits and values of archaic Greece at the dawn of classical period, ठीक है। About 10 days before he died, the goddess Persephone appears to him and complained that she was the only divinity to whom he never composed a rhyme. ये काफी important point है। He died around 440 BC while attending the festival of Argos. जब ये एर्गोस का फेस्टिवल अटेंड कर रहे थे तो इनकी डेथ हो गई थी। Sophocles at the Library of Alexandria collected his compositions in 17 books organized according to gender, ठीक है। वन बुक ऑफ हिमोनियो, हिमोनियो को हम लोग हिम्स भी बोलते हैं, ठीक है। वन बुक ऑफ पैनिस, जिसको इंग्लिश में पैनियस भी बोलते हैं, ठीक है। टू बुक्स ऑफ डिथोरियम, डिथोरियम, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स है जो कि रोमन लैंग्वेज में लिखी गई है, तो इसको हम इंडियंस के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी चेंजिंग तो आएगी क्योंकि उनका टोन प्रोनाउंस करने का अलग होता है। और नेक्स्ट, his victory odes are grouped in 5 books: Olympic odes, Pythian, Isthenian, Nemean, ठीक है। ये 4 odes हैं जो कि important हैं, Isthenian, Nemean, ओके। Pindaric ode, there are 3 types of stanza in each ode based on कोरल पोजीशन, ठीक है। बेस्ड ऑन कोरल पोजीशन 3 टाइप के ओड्स को इन्होंने डिफाइन किया है, जिसको पिंडारिक ओड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। वेरिएशन ऑफ पिंडारिक ओड कॉल्ड रेगुलर ओड, ठीक है। हम लोग ओड्स को जब पढ़ेंगे, ओड्स के फॉर्म्स को पढ़ेंगे, फिगर ऑफ स्पीच भी मैं पढ़ाऊंगी, उसमें एलिजी, ओड्स, सारा कुछ मैं वन बाय वन डिफाइन करूंगी। डेवलप्ड बाय अब्राहम कॉली इन 17th सेंचुरी, ओके। ये हमारा था कुछ की पॉइंट्स, मैं फिर से बताती हूँ। पिंडार जो थे अपने सर पर हमेशा एक प्यारा सा हेयर बैंड पहनते थे जो कि ग्रीन पत्ती उसमें लगी रहती थी, जिससे वो काफी अट्रैक्टिव नजर आते थे पिंडार। और ये पहले लिरिकल पोएट थे, ठीक है। वर्ड से ही आपको पता चल गया होगा ये लिरिकल पोएट थे। ग्रीक लिरिक पोएट सबसे बड़े कोरल पोएट थे। इनका थीम हमेशा होता था विक्ट्री, मैथोलॉजिकल एंड मोरल टीचिंग, ओके। इन्होंने 17 बुक्स में सिर्फ 4 कलेक्शन बची है। पिंडारिक ओड जो था वो 17 बुक्स में था, लेकिन इनका बस 4 कलेक्शन बचा है। बाकी के 13 कलेक्शन कहाँ गए इसका कोई पता नहीं है। तो इनका 4 ओड जो है ये आप मेमोराइज कर लें। ओलंपियन ओड्स, पैथियन ओड्स, नीमन ओड्स एंड इस्थीनियन ओड्स। ये 4 ओड्स जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है इनके, इसको आप देख सकते हैं। और बाद बाकी इनमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक भी ऐसी पॉइंट्स नहीं बची है जो पिंडार से आज के एग्जामिनेशन में पूछे। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्जिल पे। वर्जिल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वर्जिल हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एक ऐसी बुक लिखी है जो कि एपिक के फॉर्म में है, और इनको रोम का नेशनल पोएट भी बोला जाता है। इनको रोम का नेशनल पोएट बोला जाता है। ये काफी सीरियस थे और कॉन्सेंट्रेटेड रहते थे और सोसाइटी से थोड़ी अलग अलग रहते थे, लेकिन इनके पास हमेशा लोग जमा रहते थे। इनकी आइडियोलॉजी को समझने के लिए, इनके फैक्ट्स को जानने के लिए हमेशा इंटेलेक्चुअल्स की ग्रुप इनके पास रहती थी। पब्लियस वर्जिलियस मैरो इनका फुल नेम था, ठीक है। यूजुअली कॉल्ड वर्जिल और वर्जिल इन इंग्लिश। इनके स्पेलिंग में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। लिविट was an ancient Roman poet of Augustan period. Augustan period को मैंने डिटेल में समझाया है। सीजर ऑगस्टस का एज था। He is known for 3 major books of Latin literature: the Eclogues, the Georgics और the Epic Aeneid. सबसे ज्यादा फेमस इनका है एनीड। सबसे ज्यादा फेमस इनकी बुक है एनीड, जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछी गई है, ठीक है। ये 3 बुक में the minor number of poems are collected in एपिडक्स वर्जिलियाना, ओके। इनका एक कलेक्शन है एपिडक्स वर्जिलियाना, आर समटाइम्स एट्रिब्यूटेड टू हिम। हिज एनीड has been considered the national epic of ancient Rome for the time of its composition at the present day. उस टाइम में इनकी बुक एनीड जो थी, इनको नेशनल इपिक पोयम बोला जाता था उस टाइम में रोम का, ठीक है। इट इज मॉडल्ड आफ्टर होमर्स एलिड एंड ओडिसी। ये एनिड बुक जो है वर्जिल की, वो होमर की एलिड और ओडिसी के बाद लिखा गया है।
उसमें से कुछ कॉपी भी की गई है। Virgil's work has wide deep influence in Western literature, most notably on Dante's Divine Comedy. ठीक है, ये डांटे की डिवाइन कॉमेडी से कुछ बुक से ये डीपली इन्फ्लुएंस्ड है, जिसको वेस्टर्न लिटरेचर को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर कंसीडरिंग ब्रीफली अ कैरियर इन रेथोरिक एंड लॉ, द यंग वर्जिल टर्न हिज टैलेंट्स टू पोएट्री। ठीक है, his nickname Parhenius or Maiden because of his social aloofness. The Augustan poet Ovid parodies the opening line of Aeneid in Amorous, and his summary of the Aeneid story, book 14 of the Metamorphoses, so called mini end. ठीक है, Lucas' epic, the Bellum Ovid, has been considered an anti-Virgilian epic. ठीक है, ये कौन, इसके बारे में, इनके बारे में कुछ की पॉइंट्स क्या क्या है। रोम के नेशनल पोएट थे, मेन वर्क था इनका इकोलक्स। इकोलक्स में क्या बताया गया है, मैं एक लाइन में बताती हूँ। इकोलक्स में, पहले मैं इसको इरेज करती हूँ यहाँ से। ठीक है, इनकी ये 3 बुक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इकोलक्स में नेचर और विलेज की ब्यूटी को इस तरीके से दिखाया गया है कि आप उसको जब स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि आप उस टाइम में जी रहे हैं। इस तरीके से लाइवली उसमें रिप्रेजेंट किया गया है। जॉर्जियस में क्या किया गया, जॉर्जियस में फार्मिंग के बारे में है, नेचर की फिलोसफी के बारे में है। और एनिड में क्या है, एनिड में सोसाइटी के बारे में है, और उस टाइम का के ट्रोजन वॉर के बारे में है। इसमें ट्रोजन वॉर की इपिक पोयम के फॉर्म में ये रिटन है, और ये 12 बुक्स के फॉर्म में लिखा गया। ये काफी बड़ी बुक है एनीड, और इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, आई होप यू विल सेटिस्फाइड विथ माय नॉलेज एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिवाइज यू ऑल गाइज। नेक्स्ट हमारे हैं होमर। होमर जो है, उनकी 2 बुक जो कि फर्स्ट लाइन में ही मेंशन है, काफी इंपॉर्टेंट है। होमर इज द बेस्ट नोन एज द ऑथर एलिड ऑन ओडिसी। एलिड और ओडिसी को हम लोग रामायण और महाभारत की तरह जान सकते हैं, क्योंकि एलिड में ट्रोजन वॉर के बारे में है, और ओडिसी में ओडिसस की यात्रा के बारे में है। ठीक है, ये जो थे वो ग्रीक आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। ठीक है, तो इनका ज्यादा कुछ नहीं जानना है हम लोग को बस यही जानना है कि एलिड जो कि ट्रोजन वार के बारे में है, और ओडिसियस जो कि ओडिसियस की यात्रा के बारे में है। इपिक पोइट्री इन डायडेक्टिक फॉर्म में लिखी गई है। ठीक है, और रोमन इपिक और पूरे वेस्टर्न लिटरेचर का ट्रेडिशन इन पर बेस्ड था। ठीक है, नीचे ओडिसी की थोड़ी सी डिटेल है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये 2-4 लाइन में जो दी गई है, ये डिटेल्स को आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, आई होप मैंने जो बताया वो आपके लिए यूजफुल होगा। ये सारे डिटेल्स आपके लिए यूजफुल होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।